बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर नंबर है हमारा 9, यानी कि हम सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 है। ये चैप्टर का नाम है शासक इतिवृत्त, यानी कि मुगल दरबार के इतिहास के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों चैप्टर जो है काफ़ी आसान है, आप ध्यान से देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। सबसे पहला जो इसमें आपको लाइन दिख रही है उसमें हमने ये लिखा है कि जो मुगल साम्राज्य है उसके जो शासक थे यानी जो राजा थे वो स्वयं को जनता पर शासन करने के योग्य मानते थे। यानी कि वो जो शासक थे वो ये मानते थे कि वो जनता पे शासन करने के लिए ही बने हैं, इसलिए उन्होंने राजवंशीय प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने यानी कि अपने राजवंश के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, इन्होंने अपने राजवंश का इतिहास लिखवाना शुरू किया। इतिहास जो ये लिखवाते थे कौन लिखता था, इनके जो दरबारी इतिहासकार होते थे, जैसे अबुल फजल हो गया या कोई और हो गया, फिरदौसी वगैरह। तो ये क्या करते थे, ये इनका इतिहास लिखते थे। इतिहास मतलब जो इतिवृत्त लिखा जाता था उसमें क्या होता था कि बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा होता था कंप्लीट। जैसे मान लो बादशाह ने कोई युद्ध लड़ा था और वो जीत गया तो उसको लिख दिया जाएगा। बादशाह कहीं युद्ध लड़ने गया तो उसे लिखा जाएगा। शासन व्यवस्था कैसी थी, टैक्स व्यवस्था, कर व्यवस्था कैसी थी, नियम कानून निर्माण, शाही परिवार, परिवार के उसूल आदर्श, हर एक चीज़ों को वहाँ पे डिटेल में लिखा जाता था। अंग्रेजी जो लिखने वाले इतिहासकार थे, जो आधुनिक इतिहासकार थे, उन्होंने इसी को इतिवृत्त यानी ये जो दरबारियों ने लिखा था इसको इतिवृत्त या इतिहास की संज्ञा दी। मुगलकालीन इतिहास को, अगर हम मुगलकालीन इतिहास को पूरा क्रम से यानी कब पहला जो राजा था, इनका जो पहला शासक था बाबर 1526 से लेकर लास्ट शासक 1857, वो जो थे क्या नाम था उनका लास्ट शासक का, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यानी बाबर से बहादुर शाह जफर तक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो पूरा क्रम से लिखने के लिए यानी कि पूरा बैक टू बैक अगर हम देखें क्रम से पूरा सीरियल वाइज लिखने के लिए इन इतिवृत्तों का सहारा लिया गया है, यानी जो ये दरबारियों ने लिखा था इसका सहारा लिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो मुगल शासक था, इसका पहला जो जिसने स्थापना करी थी वो था जहीरुद्दीन बाबर 1526। यानी जो बाबर था उसने 1526 में इसकी स्थापना की थी। बाबर के बाद उसका जो बच्चा था हुमायूं, फिर उसके बाद उसका बच्चा अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी ने शासन किया। तो ये जो नाम है इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको हम बोलते हैं भाजसा। भाजसा, बी से होता है बाबर, एच से होता है हुमायूं, ए से होता है अकबर, जे से होता है जहांगीर, एस से होता है शाहजहां, ए से होता है औरंगजेब। तो मेन जो थे वो सारे हमने यहाँ पे बताए हैं। और इनका अगर तुम टाइम देखोगे यानी कि समय, तो आपको इसके सामने लिख दिया है मैंने, आप इसे देख सकते हो, आपकी बुक में भी है। अब यहाँ पे हमें याद ये रखना है कि जो 1657 से 1707 तक औरंगजेब का जो शासन था, औरंगजेब की मृत्यु जब हुई उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। यानी अब उसकी वैल्यू घट चुकी थी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और अंग्रेजों ने अपना शासन करना शुरू कर दिया था। मुगलों और अंग्रेजों के बीच में कई बार लड़ाई हुई थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर, ये चीज़ ना आप 1857 वाला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है सेकंड बुक में, आप उस वाले चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो मुगल साम्राज्य पे होगा, और ये जो अंग्रेज वगैरह था उस पर हमारा जो फोकस होगा वो 1857 के चैप्टर में होगा। तो आप वहाँ पे ध्यान से समझना। अब बात कर लेते हैं जो मुगल शब्द है, मुगल हम पढ़ते हैं, ये क्या है, कैसे आया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मुगल शब्द मंगोल से आया हुआ है, ठीक है। अब ये मंगोल क्या है, शासक अपने आप को तैमूरी कहते थे, क्योंकि बात करें अगर हम इसकी बाबर की, तो ये तुर्की से आया हुआ था, तुर्की से। तुर्की शासक जो थे, तुर्की के राजा थे, शासक थे तिमूर, और उन्हीं के वंशज थे ये, तो इसीलिए ये अपने आप को तैमूरी कहते थे, ठीक है। मातृपक्ष अगर माता की तरफ से बोले तो ये चंगेज खां के वर्षन थे, यानी माता जो थी वो चंगेज खां की तरफ से थी, पिता जो थे वो तिमूर यानी तुर्क की तरफ से थे। तो अपने आप को ये तिमूरी कहते थे, और इन्हें ना अपने आप को मुगल कहलाना पसंद भी नहीं था, मंगोल कहलाना। ये मंगोल शब्द का उपहास करते थे, मजाक बनाते थे। तो बाबर जो था उसकी जो भाषा थी वो तुर्की थी, वो तुर्की भाषा बोलता था बाबर। यूरोपीय जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 16वीं शताब्दी में जब भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग करा, यानी जो अंग्रेज थे
उन्होंने 16वीं शताब्दी में जो भारतीय शासक थे, क्योंकि इस टाइम पे क्या थे, मुगल ही शासन कर रहे थे देश में, तो उन शासकों को वर्णित करने के लिए इन्होंने मुगल शब्द का प्रयोग किया और तभी से ये मुगल मुगल बन गया। और आपने वो मोगली विलियम किलपार्ट जो था, आप थोड़ा उसे ध्यान से पढ़ना, मोगली शब्द वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बना है ये सब। तो मुगल, इसीलिए इनको बाद में मुगल कहा जाने लगा, मुगल शासक। और ये बाद में मुगल क्या हो गया, एक बहुत बड़े साम्राज्य का प्रतीक बन गया। यानी अब जब हमारे सामने मुगल वर्ड आता है तो हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, यानी एक बहुत बड़े साम्राज्य की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी थी पूरी। आपको दिख रहा है राजधानी, तो मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ, आपको बुक में नहीं मिलेगी ये सारी चीजें, कुछ चीजें मैंने बाहर से भी ली हैं, तो आपको सिर्फ समझाना था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मुगल शासक में ये जो राजा थे ये अपनी राजधानियां टाइम टू टाइम बदल दिया करते थे। तो अगर हम बात करें शुरू से, यानी बाबर के टाइम से 1526 से 1571, अगर बाद की बात करेंगे बाबर हुमायूं के टाइम पे, तो राजधानी जो थी वो आगरा थी। आगरा में ताजमहल वगैरह जो बना हुआ है शाहजहां ने बनवाया था बाद में। आगरा बहुत फेमस है, शहर है, आप जानते हैं। तो ये राजधानी हुआ करती थी एक टाइम पे। फिर बाद में आगरा से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पे फतेहपुर सीकरी है, उसे राजधानी बनाया गया था 1571 से 1585। बाद में लाहौर, लाहौर जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में पड़ता है, तो लाहौर 1585 से 1598 तक ये रही राजधानी। बाद में दोबारा से आगरा आई राजधानी, यानी 1598 से 1648 तक फिर से आगरा में रही राजधानी। और लास्ट में क्या हुआ, शाहजहानाबाद, शाहजहां जहाँ रहता था, शाहजहानाबाद नाम था, जिसको दिल्ली बोलते हैं हम। तो ये 1648 से 1857 तक जो था यहाँ पे रही है राजधानी। और आज के टाइम पे तो पता ही आपको, हमारे देश की राजधानी दिल्ली ही है। तो ये मुगल साम्राज्य के बारे में हमने आपको बताया बहुत ही बेसिक। अब हमारा शुरू होता है मेनली चैप्टर। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान से समझना। इतिवृत्तों की रचना की, ये जो इतिवृत्त ये क्या है, तो इतिवृत्त जो होते हैं दोस्तों वो साम्राज्य और दरबार के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी इतिवृत्तों में मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल दरबार के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ था। इनका उद्देश्य यह था कि जिन्होंने मुगल शासक का विरोध किया है उनका असफल होना तय था। यानी कि इतिवृत्त का ये बताना, इतिवृत्त का उद्देश्य यह बताना भी है कि जिसने मुगल साम्राज्य का विरोध किया है उन सब का मतलब असफल होना तय है, वो तबाह होने ही होने हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अपने आप को ये मुगल देवताओं से जोड़कर कुछ इस तरीके से दिखाते थे कि हम तो बने ही शासन के लिए हैं, अगर कोई हमारा विरोध करेगा तो वो तबाह हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बताना था इनका। और इसका उद्देश्य कि ये भी था कि अभी से अगर लिखित में रखेंगे तो इनकी जो भावी पीढ़ी आएगी, यानी आने वाले टाइम पे जो मतलब इन मुगलों के बच्चे होंगे, जैसे बाबर का बच्चा या फिर उसका बच्चे, फिर उसके बच्चे, उनके पास ये होगा कि हमारे पुरखों की शासन व्यवस्था कैसा था, उसके लिए पूरा लिखित विवरण होगा। यानी भावी पीढ़ी को भी अपना विवरण देना चाहते थे। लेखक जो होते थे वो दरबारी होते थे। अब यहाँ से एक बात हमारे सामने आई, आप इसे ध्यान से समझो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। लेखक जो थे वो दरबारी थे, यानी उनको सैलरी मिलती थी, पैसा मिलता था, ठीक है, दरबार की तरफ से, राज दरबार की तरफ से। अब लेखक वही लिखेगा जिसमें राजा की तारीफ होगी, शासक की तारीफ होगी। जो शासक चाहेगा वैसा ही लेखक लिखेगा। लेखक सच्चाई नहीं लिख सकता। मान लो कोई राजा निर्दयी है, कठोर है, बेकार है, तो उसका जो लेखक है वो ये नहीं लिखेगा हमारा राजा निर्दयी है, बेकार है, खराब है, ये है, उसे फांसी दे दीजिए, ऐसी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसने एक शब्द भी राजा के, शासक के खिलाफ लिख दिया तो अगले दिन शासक उसको फांसी पर टंगवा देगा। तो समझ गए ना। तो ये जो लिखे जाते थे ये राजा की खुशामद को ध्यान में रखकर लिखे जाते थे। तो एकदम एग्जैक्ट सच्चाई भी हम नहीं मान सकते इसको, लेकिन इसको हम एक मतलब इतना कमज़ोर भी नहीं मान सकते कि मतलब ये किसी काम में ना आए। समझ गए ना। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजा के अनुसार ही लिखे गए हैं। इतिवृत्त जो होते थे वो शासक के अनुसार लिखे जाते थे, यही मैंने आपको समझाया है। शाही परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी इसके अंदर। यानी शाही परिवार के बारे में बात होती है, दरबार के बारे में बात होती है, अभिजात वर्ग यानी अमीर वर्ग के बारे में बात होती है, युद्ध वगैरह, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं ये कुछ इसी तरीके से लिखी गई हैं। अकबरनामा में अकबर के काल की सारी बातें लिखी गई होंगी, शाहजहांनामा में शाहजहां के काल की सारी बातें लिखी होंगी। तो आप इनको ध्यान से समझते जाओ, बस कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, सब कुछ आसान है, ध्यान से पढ़ो बस।
साम्राज्य का इतिहास और दरबार का इतिहास एक ही था। यानी कि जो लेखक की नज़र में मुगल साम्राज्य का जो इतिहास होता था वो राजा के दरबार का इतिहास एक ही चीज़ होती थी, यानी वो उसको सेम मानते थे और लिखते थे। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आएगी, वो ये है कुछ, आप एक बार इसे ध्यान से देखो, तुर्की से फारसी की ओर। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो बाबर था, बाबर की जो लैंग्वेज थी वो तुर्की थी, लेकिन हमने अब पढ़ेंगे हम कि मुगल साम्राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी, प्रशासनिक लैंग्वेज बना दी गई थी, वो फारसी बना दी गई थी। तो जब ये मुगल थे, ये तुर्की भाषा वाले थे, तो इन्होंने फारसी को क्यों अपनाया, क्या रीज़न रहा होगा? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों यहाँ से। तो चलो अब इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो आपके सामने है मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे, यानी जो मुगल दरबारी इतिहास होते थे वो फारसी भाषा में लिखे थे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के समय, जब दिल्ली के सुल्तान वगैरह थे, उस टाइम पे हिंदवी, उत्तर भारत की लैंग्वेज थी हिंदवी। हिंदवी फारसी खूब फली फूली, यानी हिंदी जो बोलते हैं उसको हिंदवी बोला जाता था। हिंदवी और फारसी खूब मतलब प्रचलन में आ गई थी। बाबर ने कुछ कविताएं संस्मरण लिखे थे अपने, वो तुर्की भाषा में लिखे थे, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो तुर्की थी। ध्यान से समझते हुए चलना, कैसे लैंग्वेज चेंज हुई सब कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाई। यानी क्या था कि भाई जो बाबर था वो तुर्की बोलता था, तुर्की पसंद करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो भारत में आए, भारत में हिंदी बोली जाती थी, हिंदवी बोली जाती थी। अब हिंदवी और उन्होंने जो लैंग्वेज रखी थी वो फारसी रखी थी, यानी हिंदवी और फारसी खूब फली फूली। बाद में उन्होंने क्या करा, जो अकबर थे उन्होंने फारसी को ही दरबार की भाषा बना दिया, और फारसी जो थी उसको दरबार में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था, यानी ऊंचा स्थान प्राप्त था, यानी सम्मान था। फारसी जानने वाले, जो लोग फारसी को जानते थे, जिनका मतलब जिनकी कमांड थी, जिनका नियंत्रण था फारसी पे, अच्छी मतलब पकड़ थी फारसी भाषा पे, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। राजा, शाही परिवार के लोग, दरबार के सदस्य, ये सब क्या बोलते थे, ये सब फारसी बोलने लगे थे, और प्रशासन की भाषा भी फारसी बना दी गई थी। तो लेखक, अधिकारी, इन सब ने क्या करा, फारसी सीख ली, क्योंकि अब जब फारसी लैंग्वेज है वहाँ पे मेन, तो उनको फारसी तो सीखना ही पड़ेगा, तो उन्होंने वो भाषा सीख ली। और फिर क्या हुआ, फिर वो फारसी बोलने लगे। और आपको पता है कि लैंग्वेज जो होती है उसका स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। अगर आप देखोगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे घर के सामने मान लो कि कोई बिहार का रहता है, बिहारी रहता है, बगल में कोई बंगाली रहता है, फिर कोई राजस्थान का राजस्थानी रहता है, कोई पंजाब का पंजाबी रहता है। इस तरीके से मान लो हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, तो हम उनकी लैंग्वेज सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ नए वर्ड हम सुनते हैं, हमारे कुछ नए वर्ड वो सुनते हैं। तो इस तरीके से वो वर्ड आपस में मिलते हैं, तो उससे एक कुछ नई लैंग्वेज बन जाती है। यानी भाषा का जो स्वरूप है, लैंग्वेज बोली का जो स्वरूप है, वो बदलता रहता है। तो फारसी लैंग्वेज वो यूज़ करते थे मुगल, और हिंदवी अपनी थी ही उत्तर भारत की, तो फारसी और हिंदवी मिल गई आपस में, यानी इनके जो वर्ड थे वो आपस में मिले और एक नई लैंग्वेज बनी जिसे बोलते हैं उर्दू। दोस्तों अगर मैं आपके सामने एक मलयालम भाषा के कुछ वर्ड रख दूंगा, तो मान लो मैं आपको एक लेक्चर सुना देता हूँ मलयालम भाषा में, तो आपको एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा उसका। क्यों? क्योंकि मलयालम जो है वो अलग बिल्कुल है, हमें उसका कोई मतलब नहीं पता। लेकिन हम हिंदी तो बोलते हैं, हिंदी हम समझते हैं, तो हिंदी और फारसी से मिलकर ही उर्दू बनी है। इसीलिए उर्दू अगर आपको 1 मिनट का लेक्चर सुना दिया जाएगा, तो उर्दू आपको बेशक से समझ में ना आए, लेकिन आपको कुछ शब्द जरूर समझ में आ जाएंगे उर्दू के। क्यों? क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं हिंदी भी मिक्स है, तो आप समझ जाओगे ना अच्छे से। तो ये था इसका मतलब, यानी उर्दू कैसे बनी, फारसी और हिंदवी को मिलाकर। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया, अकबरनामा जो था वो फारसी भाषा में लिखा गया। लेकिन बाबर के टाइम पे जो बाबरनामा था वो तो तुर्की भाषा में लिखा गया था, क्योंकि बाबर को तुर्की पसंद थी। जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद है, इसी तरीके से ये जो हमारा बाबर था इसको तुर्की पसंद थी, तो इसका जो तुर्की लैंग्वेज में लिखाया गया था दोस्तों, इसका जो बाबरनामा था। अब क्या हुआ भाई, लैंग्वेज तो फारसी चल रही है, तो इस तुर्की भाषा को अनुवाद कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया। कौन सी भाषा में? फारसी में। यानी बाबरनामा का भी अनुवाद किया गया फारसी भाषा में। यानी अब मेन भाषा कौन सी बन चुकी है? मेन भाषा फारसी हो चुकी है। एक टाइम था बाबर, जब बाबर के टाइम पे कभी रही होगी तुर्की, लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य ने फारसी को अपना लिया।
ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। बाद में क्या किया इन्होंने, महाभारत और रामायण, ये जो संस्कृत के ये जो लेख थे, काव्य थे, इन्होंने इसका भी ट्रांसलेट करवा दिया। कौन सी भाषा में? अपनी फारसी भाषा में। महाभारत का जो इन्होंने ट्रांसलेशन करवाया, अनुवाद करवाया, उसको रज्मनामा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? रज्मनामा। रज्मनामा जो है ये इसका ट्रांसलेटेड नाम है। जैसे आप देखते हो ना, कोई हॉलीवुड की मूवी होती है, हॉलीवुड की मूवी को डबिंग कर देते हैं, लैंग्वेज उसको हिंदी वगैरह में कर देते हैं, तो उसका कुछ नाम भी चेंज कर देते हैं, ऐसा नाम कर देते हैं हिंदी वाला नाम। तो इसी तरीके से ये था महाभारत यानी युद्धों की पुस्तक। अब बात कर लेते हैं हम आगे टॉपिक की, पांडुलिपि। दोस्तों इसके सामने मैंने कुछ लिख रखा है, आप ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में बहुत ज़्यादा बार आता है, पांडुलिपि वाला। तो पांडुलिपि के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आप ध्यान से समझना, आपको अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा। पांडुलिपि क्या है दोस्तों? जो हाँ उस टाइम पे ना मशीन वगैरह नहीं होती थी, छपाई तकनीक नहीं थी, आज जैसे हम मशीनों से छपाई करते हैं किताबों की, तो ऐसा थोड़ी ना था। उस टाइम पे जो होता था वो हाथों से लिखा जाता था। जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है दोस्तों, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं हाथ से पुस्तक लिखना कितना मुश्किल काम होगा। ये जो रचना का जो केंद्र होता था वो शाही किताब खाना होता था। रचना केंद्र मतलब यानी कि ये जो किताबें होती थी, इनको जो लिखा जाता था, ये कहाँ पे लिखा जाता था? शाही किताब खाना में। पांडुलिपि यहाँ पे रखी जाती थी, इनका संग्रह होता था, यानी कि जो राजा की जो किताबें होती थी उनका कलेक्शन होता था, यहाँ पे रखी भी जाती थी और नई किताबें भी लिखी जाती थी। पांडुलिपि की जो रचना होती थी उसमें कई प्रकार के काम करने पड़ते थे और कई प्रकार के लोग शामिल होते थे। जैसे कि उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखो, जैसे कि पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने हैं तो उसके लिए कोई अलग व्यक्ति होगा, सुलेख लिखना है, नकल करना है तो उसके लिए अलग व्यक्ति होगा। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया, ठीक है, लेकिन जब उसको वो रफली लिखवाया है, उसकी ज़्यादा अच्छी लिखावट नहीं है, तो बाद में जब सुलेखक को बुलाया जाएगा जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग होगी, वो लिखेगा उसको, तो यानी वो उसको नकल करेगा, तो यानी इसके लिए कोई अलग होगा। कोफ्तगार जो पन्नों को चमकाने का काम करते थे, ये अलग होते थे। चित्रकार जो चित्रकारी बनाते थे, ये अलग लोग होते थे। और जिल्दसाज जो जिल्द चढ़ाते थे, उसकी बाइंडिंग करते थे, वो अलग होते थे। यानी इतने सारे लोग मिलकर काम करते थे, तब जाके कहीं पांडुलिपि तैयार होती थी। जब तैयार पांडुलिपि यानी जब पांडुलिपि तैयार हो जाती थी तो उसको एक बहुमूल्य वस्तु माना जाता था। बहुमूल्य क्यों? क्योंकि दोस्तों आप समझ रहे हो, क्योंकि बुक लिखना कोई इतना आसान काम नहीं था, ठीक है। हाथ से लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, उसमें चित्र बनाना, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मान लो कोई मिस्टेक हो जाए, कोई बात हो जाए तो समस्या आ जाती है। तो बहुमूल्य वस्तु और बौद्धिक संपदा माना जाता था, सौंदर्य के रूप में इसको देखा जाता था। सुलेखक जो होते थे, सुलेखक और जो चित्रकार होते थे, दो नाम आप ध्यान में अपने दिमाग में बसा लो, एक है सुलेखक, एक है चित्रकार। ये जो सुलेखक और चित्रकार है, ये समाज में ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंची हैसियत थी इनकी। क्यों? क्योंकि सुलेखक और चित्रकार बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे। कागज बनाने वाले, अब भाई जो पांडुलिपि बना रहे हैं उसमें तो कागज बनाने वाला भी है, उसमें कोफ्तकार भी है, उसमें जिल्दसाज भी है, काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू दी जाती थी वो सुलेखक और चित्रकारों को दी जाती थी, ठीक है। कागज बनाने वाले, जिल्दसाज और गुमनाम कारीगर, यानी जो कागज बनाने वाले होते थे, जो जिल्दसाज होते थे, वो बेचारे गुमनाम कारीगर रह जाते थे, उनका कोई नाम नहीं होता था। लेकिन जो सारी वैल्यू ले जाते थे वो ले जाते थे चित्रकार और सुलेखक। अकबर को नस्तलिक शैली पसंद थी, नस्तलिक शैली पसंद थी। शैली का मतलब क्या है? स्टाइल। यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टाइल कौन सा? लिखने का स्टाइल, यानी जो लिखने का तरीका होता है, बहुत तरीके से लिखा जाता है। आपने कर्सिव राइटिंग तो सुना ही होगा, कितना अच्छा लगता है देखने में कर्सिव। तो ये भी लिखने की एक तरीका है, लिखने की एक शैली है, जिसे कैलीग्राफिक बोलते हैं, सुलेख बोलते हैं, अच्छा लिखने की कला। तो अकबर को नस्तलिक शैली पसंद थी। तो ये नस्तलिक शैली क्या थी, मैं आपको बिना ऐसे ही बता देता हूँ। क्या होता था दोस्तों, ये जो लकड़ी का एक सरकंडा होता था, उस पर आगे नुकीला इस तरीके से निब बना देते थे, बीच में चीरा लगा देते थे, और एक डिब्बी में स्याही होती थी, उसमें उसको डुबोते थे ताकि चीरे में आराम से स्याही चली जाए, और उसके बाद उसे लिखते थे, उससे सरकंडे से लिखा जाता था। तो इसी को नस्तलिक शैली कहा जाता था, जो कि अकबर को बहुत पसंद थी। आगे बात कर लेते हैं रंगीन चित्र। किसी घटना का विवरण देने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था पांडुलिपि के अंदर, ठीक है। सुलेखक लिखते समय
आसपास की जगह को खाली छोड़ देते थे। यानी मान लो कोई बुक लिख रहा है सुलेखक, उसने इतना लिखा, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे बाकी जगह खाली छोड़ दी। किसके लिए? चित्रकार के लिए, ताकि यहाँ पे जो लिखा गया है, मान लो युद्ध की बातें लिखी गई है तो चित्रकार यहाँ पे युद्ध के चित्र बना देगा। चित्रकार शब्दों में जो भी बातें वर्णित होती थी उसी के विषय पर चित्र बना देता था। मान लो युद्ध की बात है तो युद्ध के चित्र, कहीं पे घूमने की बात है तो घूमने के चित्र, किसी त्योहार की बात है तो त्योहार के चित्र, इस तरीके से वो बना देते थे। चित्र से पांडुलिपि का सौंदर्य बढ़ जाता था। आपको पता है कि चित्रकार बहुत अच्छे होते थे उस टाइम पे, तो उससे उसका सौंदर्य, आप कोई भी बुक देख लो, अगर उसमें बहुत अच्छे अट्रैक्टिव चित्र हैं तो उसमें मतलब उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर उसमें खाली ब्लैक एंड व्हाइट बुक है तो उसमें भाई इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ता। तो इसीलिए चित्रों की वैल्यू बहुत होती थी। अबुल फजल ने कहा कि चित्रकारी को एक जादुई कला माना। अबुल फजल चित्रकला को एक जादुई कला मानता था, एक आर्ट मानता था, एक मैजिकल आर्ट। वो कहता था कि चित्रकला के जरिए निर्जीव वस्तु को भी सजीव की तरह माना जाता है, यानी सजीव की तरह हम दर्शा सकते हैं। बादशाह तथा दरबार के चित्रण का प्रयोग करने से मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग जो उल्मा को मानते थे उनके बीच तनाव बढ़ा। अब दोस्तों ये लाइन आपके लिए समझने वाली है, इसे समझ लेना तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, वरना ये दिक्कत करेगी। क्या है? बादशाह जो था वो अपने दरबारियों से चित्र बनवाता था पांडुलिपियों में, लेकिन जो मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान, रूढ़िवादी मुसलमान, वो इस बात से नाराज हो गए। क्यों? वो कहते थे भाई चित्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो धार्मिक पुस्तक उल्मा और जिसके कानून वगैरह को जो मानते थे, वो उल्मा जो होते थे वो कानून वगैरह जो भी उनके होते थे मुसलमानों के, उसको मानते थे। उनमें क्या था, जैसे मान लो इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बताया, पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बताया, ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद का इन्होंने क्या बना दिया? चित्र बना दिया। जबकि इनके इस्लाम में, कुरान में और इनके जो उलमा वगैरह जो कानून है उसमें ये बताया गया कि पैगंबर मोहम्मद को चित्र बना के जीवित व्यक्ति की तरह नहीं दिखाया जा सकता, ये इनके इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन जो शासक थे वो शासक तो चित्रों का प्रयोग करवा रहे थे, तो इसीलिए जो रूढ़िवादी थे वो शासक से नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि भाई तुम कैसे ऐसे चित्र बनवा सकते हो, हमारे इस्लाम में तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, पैगंबर मोहम्मद को हम ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसी बातें थी। तो उल्मा के अनुसार, यानी उल्मा के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के चित्रण पर प्रतिबंध है, यानी बैन है, उसको नहीं कर सकते। रूढ़िवादियों को लगता था कि ऐसा करके कलाकार जो है वो रचना की शक्ति, यानी रचना की शक्ति किसके पास है? भगवान के पास है, ईश्वर के पास है, अल्लाह के पास है। तो रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है कौन? कलाकार। इसीलिए रूढ़िवादी नाराज थे उनसे। यह एक ऐसा काम था जो केवल ईश्वर कर सकता है, केवल अल्लाह कर सकता है। तो रूढ़िवादी लोग ऐसा कहते थे। मैं आपको बताता हूं, एक घटना हुई थी आज से कुछ टाइम पहले। फ्रांस में एक मैगजीन छपती थी, शार्ली हेब्दो कुछ ऐसा नाम था। उस मैगजीन ने, वो वीकली मैगजीन थी, साप्ताहिक मैगजीन, उस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद के कुछ चित्र छाप दिए थे कार्टून के जरिए। जैसे आप देखते हो ना, कार्टून के जरिए दर्शाते हैं, तो कार्टून के जरिए कुछ पैगंबर मोहम्मद को दर्शाने की कोशिश की थी। उससे जो मुस्लिम आतंकवादी जो संगठन थे उसने क्या किया, वो नाराज हो गए उनसे। उन्होंने खुलेआम जाके फ्रांस के इस शार्ली हेब्दो के ऑफिस में गए और गोलियां बरसा दी खुलेआम। 10, 12, 15 लोग जो भी उस ऑफिस में उस टाइम पे थे सारे मार दिए गए। और किस लिए? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनको चित्र के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो कुछ ऐसी बातें थी। तो यही बातें ये रूढ़िवादी व्यक्ति भी मानते थे। दोस्तों यहाँ से हमारा ये जो टॉपिक था पूरा पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें।